उन सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज मैं ख़ुद भी ट्रैवल पे हूँ और चंद दिन पहले एक केस मेरे सामने आया और इसी लिहाज से मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि जब भी सफ़र करें तो आपको इतनी आजकल एहतियात की ज़रूरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग बेचारे बड़े सादा होते हैं। आजकल जो हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी बंदा आ जाता है और वो अगर अपने किसी अजीज़ के बारे में बताता है कि वो बहुत सख्त बीमार है यूरोप में, और यहाँ पे बाई पोस्ट की उसकी मेडिसिन नहीं आ सकती, और लोग जो है वो फिर पाकिस्तान से देखते हैं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसके हाथ हम कोई अपनी मेडिसिन भिजवा दें। अब कोई मेडिसिन देने आए, कोई दवाई देने आए, तो बंदे के ज़हन में आता है कि यार ये तो नेकी का काम है, ये तो बड़ा सवाब का काम है, और अगर मैंने ना कर दी तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। पिछले दिनों एक ऐसा मसला बना कि इसी तरह कोई मेडिसिन दे के गया और वो लोग जो थे, हमदर्दी दिल में थी कि ये ले जाते हैं हम लोग और किसी का भला हो जाए। और जब ये मंजिल पे पहुँचे, अब मैं मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पे चेक हुआ तो उन्होंने कहा जी ये तो इसमें ड्रग्स है। और जब उनके बैग वगैरह देखे तो वहाँ पे लिमिट में ही थी, मगर गैर कानूनी थी। यहाँ पे कवानीन इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप ये ड्रग्स किसी भी मकदार में लेके आएँ। और फिर उन्होंने बहुत कहा कि जनाब ये हमें फ़लाँ ने दी थी, फ़लाँ ने दी थी, वो तो बाद का प्रॉब्लम है। जब पुलिस के पास केस गया पाकिस्तान भेजा जाएगा तो वहाँ से इंक्वायरी अगर होगी ठीक तो फिर पता चलेगा। मगर वक्ती तौर पे उनको जेल भेज दिया गया, जज के सामने पेश किया गया, और ये जनाब नेकी जो थी वो गले पड़ गई। अब यहाँ पे बेशुमार सवालात हैं कि जनाब कैसे पता चलेगा कि ये असली है नकली है। इसका जो सबसे आसान हल है कि बेहतर ये है कि माजरत कर लें, क्योंकि यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि यहाँ के जो इलाज हैं, यहाँ की जो मेडिसिन है वो ज़बरदस्त है। हमारे क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ बताई जाती है कि यूरोप वाले जो असली मेडिसिन बनाते हैं या जिन्होंने ईजाद की हुई है उन्होंने जहन्नम में जाना, और हम 2 नंबर दवाइयाँ यहाँ पे तैयार करते हैं, हमने जन्नत में जाना। ये आप सबके इल्म में। अच्छा, अब एक और केस सामने आया, वो भी हैरान कौन था, क्योंकि सफ़र पे जब लोग जाते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि हर दुनिया की चीज़ अब इन ममालिक में मिल जाती है। मिठाई में ड्रग्स भेजा गया, और वो भी तो खुद भी लेके आ रहा था, और किसी के हाथ भी आया जो खुद लेके आ रहा था वो भी पकड़ा गया, और जो किसी के हाथ आया वो भी पकड़ा गया। यूरोप में जो लोग रहते हैं या अरब कंट्री जो भी है वहाँ पे रहते हैं, उनको पता है यहाँ पे हर जगह से ये स्वीट्स मिल जाती हैं, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो। इंग्लैंड में भी बेशुमार दुकानें हैं, जर्मनी में भी हैं। पिछले दिनों में बेल्जियम में था, वहाँ भी पड़ी हुई थी। तो ये जो लोग भी धंधा करते हैं वो कई दफ़ा तो निकल जाते हैं, मगर कई दफ़ा पुलिस को उनके ऊपर जब शक हो जाता है कि वो उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये जनाब ड्रग्स लेके जा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो मैं करता हूँ उनका मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता चले कि कितना धोखा होता है। पाकिस्तानियों पे तो एतमाद करना ही नहीं ना, चाहे आपके रिश्तेदार हैं। ये मैंने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम में भी कुछ चीज़ें आपको बताई, क्योंकि आपका आपने एतमाद किया, उसके बाद आपने जो चक्की जेल में पीसनी चले यूरोप में, तो आप बच जाएंगे। अगर अरब कंट्रियों में या किसी और जगह पे आप को ये टीका लग गया तो सऊदी अरब का तो पता ही है कि कितने लोग वहाँ पे फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं, मौत की सज़ा उनको होती है, सर उतार दिए जाते हैं लोगों के। इसलिए जनाब हर चीज़ में एहतियात करें।
आपकी ज़िंदगी की एक गलती आपके गले पड़ सकती है, और अगर वो गले पड़ गई उसके बाद आप समझे कि आपका बेड़ा गर्क हो गया, फ्यूचर का बेड़ा गर्क, पीछे से बच्चों का बेड़ा गर्क, हर चीज़ जो है आपकी वो ज़ीरो पे चली जाएगी। और जब आप जेल से बाहर आएंगे, अगर कोई कारोबारी बंदा है तो कारोबार ख़त्म हो चुके होंगे, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी भी जा चुकी होगी, दोबारा मिलेगी भी नहीं। आज के दौर में नाज़रीन हालात ऐसे हुए हैं कि मैं अक्सर देखता हूँ एयरपोर्टों पे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, वो ड्रग्स लेके आ रहे हैं कोलंबिया से, 75 साल 80 साल, पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं, समझ से बाहर है, और आके फिर बताते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की ज़रूरत किसको नहीं है इस दुनिया में, किसके पास इतने पैसे हैं, मगर हालात का मुकाबला करना चाहिए, हालात के साथ जंग करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये जितनी यहाँ पे दुनिया यहाँ पे आप देखते हैं एयरपोर्टों पे, ये कोई मंशियात लेके नहीं जाते, ये मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसकी वजह से इनके हालात तब्दील हो जाते हैं। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो फिर आप गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। कई नौजवान मैंने देखे, लड़कियाँ, और वो पेट में जनाब वो ड्रग्स लेके जा रही हैं, वो कैप्सूल बना के दे देते हैं, 80-80 कैप्सूल पेट में, एक भी फट जाए तो ज़िंदगी भी गई। तो ये हालात हुए आजकल दुनिया के कि नफसा नफसी का आलम है, और कई लोगों को तो शर्मिंदगी भी नहीं होती कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जो भी है हमारी किस्मत थी, हम जेल में चले। लेकिन ये है, आपको बता देता हूँ कि जेलें जो हैं वो भी यूरोप की और है। अगर आप कहीं तुर्की शुर्की या अरब कंट्री में, जिस तरह मैंने बताया, तो वहाँ की कुछ और है। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड से भी नीचे दर्जा होता है। तो जनाब एहतियात कीजिए, अपनी जो ज़िंदगी है उसकी हिफाजत करें और लोगों की बातों में ना आए। ये बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे तल्लुकात के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर बैठते हैं। कहीं रिश्तेदारी आ जाती है, कहीं कोई आ जाता है, और जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर जो गुजरती है वो मेरा हर वही लोग जानते हैं। हमारी पाकिस्तानी लड़कियां भी इसी चक्कर में जेलों में बैठी हुई हैं, ये मैं आपको बता दूँ। किन ममालिक में है ये भी आप सबके इल्म में है। अब अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी लड़के भी बैठे हुए। तो हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं, मगर आपने अपना ख्याल खुद रखना है, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे जर्मनी। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। खान साहब, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, आप देख रहे हैं इससे कोई पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? कॉन्फ्रेंस क्या तकरीरें हो रही हैं, तो वो उसमें कोई ऐसा एजेंडा तो है नहीं जिससे आम आदमी को ये अंदाजा हो कि इस कॉन्फ्रेंस से मतलब अंदाजा लगा सके कि इस कॉन्फ्रेंस से क्या रवैया निकलेगा। क्योंकि कोई ऐसा एजेंडा इन्होंने ऐलान नहीं किया। तकरीरें कर रहे हैं सब, और पाकिस्तान भी, मकसद तो ऐसी कॉन्फ्रेंस का ये होता है कि भाई सर जोड़कर बैठे और आपस में जो बाहमी इक़्तिसादी ताउन है उसको बढ़ाया जाए, आपस में एक दूसरे की तिजारत ज्यादा खुले, कोई ऐसे फैसले किए जाएं जिसकी वजह से दोनों जो मुल्क हैं इनको आपस में सबको फायदा पैदा हो। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें इक़्तिसादी तौर पे जो कमजोर मुल्क है वो पाकिस्तान ही है, या वो था अफगानिस्तान था, वो तो आए नहीं कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसको इनवाइट किया गया था। और पाकिस्तान है जिसकी इक़्तिसादी सूरत, बाकी सारे ही हमसे बेहतर हैं। अब बेहतर से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए जो इशारा इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने तकरीर की है उसमें उसने क्लियरली कहा है कि भाई हर जो इक़्तिसादी तरक्की है मुल्क की वो जुड़ी हुई है आपके अमन के साथ, और इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी जब तक खत्म नहीं होगी उस वक्त तक कोई तरक्की या कोई आपस में बाहमी ताउन जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो उन्होंने खुलकर तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारे दिए हैं।
क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी जो तकरीर की थी उसके अंदर उन्होंने अफगानिस्तान का नाम लेके कहा था कि ये दहशतगर्दी फैला रहा है जिसकी वजह से हम मसाइल का शिकार है। तो उसके जवाब में उन्होंने यही दिया था कि भाई जो इंतहा पसंदी है, और आप उनकी यही थी कि मुल्क में जो इंतहा पसंदी राइज हुई है, फैल रही है दिन ब दिन, उसके ऊपर आप कंट्रोल करें तो फिर ही दुनिया की तरफ जो है, दुनिया का रुझान आपकी तरफ होगा। देखना ये चाहिए मुबारक साहब कि इस तंजीम को बने हुए अब 10-15 साल हो गए, इसका माली इसमें 10-15 साल में इन्होंने क्या कमाया या इससे क्या फायदा उठाया, वो बज़ाहिर हमें ऐसा कोई नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि जब भी इकट्ठे होते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं। अब भी आप देख लें, कल दोपहर के बाद ही कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और आज दोपहर को इससे खत्म हो जा रहा है। इसमें सिवाय शाम का डिनर इकट्ठा खा लिया या आपस में इन्होंने तकरीरें कर ली है, कोई किसी खास एजेंडे पर इन्होंने कोई बात नहीं की, बहस नहीं की। तो इसलिए ये इनको ऐसी ही एक तंजीम जो है टर्की ने बनाई थी सेंट्रल यूरोपियन ममालिक के साथ, सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ। इसमें भी ज्यादातर सेंट्रल एशियन ममालिक ही है या चीन है, तो उसको डाला हुआ है। तो वो इस कदर तरक्की की है, उसके लिए टर्की को इतना फायदा उठाया टर्की ने तो उसको एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो अपनी चीजों के लिए मिल गई। टर्की की प्रोडक्शन डबल हो गई हर चीज की। उन्होंने तिजारती मायदे किए कि भाई कोई कस्टम ड्यूटी टर्किश के माल पे नहीं होगी और जो माल इन सेंट्रल एशियन माल के पास मैन्युफैक्चर होगा उस पर टर्की में कोई ड्यूटी नहीं होगी। इसका फायदा ये दोनों को पहुंचा और दोनों ने रख के जो है वो कमाया है। और ऐसी कोई कैफियत या माल हम इस बात को नहीं इधर नहीं देखते। पाकिस्तान के अंदर जो ये जिसका इजलास हो रहा है तंजीम का, OCHL भी नाम है इसका, तो इसलिए बाजार ये कोई ऐसा उम्मीद मैं नहीं रखता कि इससे कोई बेहतर नताइज निकलेंगे इक़्तिसादी तौर पे या कोई हम एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे। देखें, दुनिया के लिए मिसाल है वियतनाम की। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है वियतनाम के बारे में और उन्होंने कहा है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ वो वियतनाम के अंदर है, जो 6.1 है। वो कहते हैं दुनिया में कोई भी 6.1 ग्रोथ के साथ नहीं बढ़ रहा और 625 में अगले साल वो कहते हैं ये 6.5 हो जाएगी। और उसकी वजह से ये बताइए कि जब से जियो पोलिटिकल टेंशन शुरू हुई है अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड के मामलात में, तो उसके बाद से दुनिया का रुख जो है इन्वेस्टमेंट का वो वियतनाम की तरफ हो गया और 236 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो वियतनाम में की गई है। वियतनाम जैसे जो थाईलैंड, कंबोडिया साथ साथ के मुल्क हैं, इनमें पर ईयर 236 बिलियन की वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है। सिर्फ एप्पल जो कंपनी है उसने $15 बिलियन जो है वो वियतनाम में इन्वेस्ट किए है, जिससे ये फायदा हुआ है कि जो 58% आबादी 35 साल से कम है वियतनाम की, उन सबको रोजगार मिला है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि वियतनाम की सूरत हाल ये थी कि वहां पे सिर्फ 2 क्लासें थी, या बहुत अमीर लोग थे या सिर्फ गुर्बत थी। और इन 5 साल के अंदर वियतनाम के अंदर जो है एक मिडिल क्लास सामने आ गई। ये होती है मुल्क की तरक्की। तो इस किस्म का कोई मायदा या ऐसा कोई बेनिफिट हम ऐसी कॉन्फ्रेंसों को नहीं देखते, सिवाय के कि भाई इकट्ठे होकर तकरीरें कर रहे हैं और पाकिस्तान अपने आप को मुतारफ करा रहा है। इन ममालिक से मुतारफ होना वो ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल चीज ये है कि मुल्क में अमन हो, इंतहा पसंदी खत्म हो, ताकि इन्वेस्टर जो है उसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो। जब तक पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी, नई कंपनियां बाहर की आके इन्वेस्ट नहीं करेंगी, उस वक्त तक ऐसी कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं होगा। और वो उस वक्त तक नहीं करेंगी इन्वेस्ट जब तक कि पाकिस्तान में पुरअमन हालात नहीं होंगे। आपने देख लिया, एक चाइना है तो पाकिस्तान में सीपेक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उस इन्वेस्टमेंट का क्या असर हुआ है? अब किससे वापस करने के पैसे नहीं है उस इन्वेस्टमेंट के, उससे प्रॉफिट क्या कमाना था? धंधे उनके महफूज ही रहते, हर 4 महीने के बाद 2-4 चाइनीज आप मार देते हैं। तो इस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए बजाय ऐसी कॉन्फ्रेंस है। मैं नहीं समझता कि कॉन्फ्रेंस को ऐसा रिजल्ट देकर आएगी
जब तक मुल्क में जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। जी खान साहब, पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं, जुम्मेदार लोग हैं, इस्लामाबाद से तो बड़े बयान जारी हो रहे कि पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि उन्हें मेहमान नवाजी का मौका मिला और ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, तो वो किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? ये सब सियासी बयान है ना। असल चीज तो इक़्तिसादी फायदा है, उसकी कोई बात नहीं करता। लाइटों की बात करना या सड़कें सजा देने की बात करना, ये तो कोई, इससे कोई मुस्तकबिल हमें को फायदा तो नहीं पहुंचता ना। ये तो वक्ती एक अपनी हुकूमत जो है, ऐसी सोसाइटी जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको ऊपर रोक डालने के लिए, देखो जी हमारे पीछे कितनी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जो लोग जिस चीज को सोचते हैं कि हाँ इसका बेनिफिट क्या है, वो उनको वो मुतमईन हो तब तो बात है। वो दुनिया देख रही है कि भाई ऐसी कोई ऐसी बेनिफिट नजर नहीं आता, कोई ऐसे सियासी मुआहदे नहीं हो रहे आपस में, कोई नई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आ रही जिसकी वजह से आप कह सके कि हाँ हम इस कॉन्फ्रेंस को फायदा होगा। खान साहब, इमरान खान जेल में, मुलाकातें बंद हैं, अब मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें आ रही है कि जो इमरान खान की टीम है वो नाकस कारकर्दगी उनकी है, कोई इतना उनका अच्छा कोई कारनामा नहीं है। और इमरान खान की जो बेगम साहब का है इंग्लैंड में, उसका भी एक आपने बयान सुना होगा। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ये इमरान खान के लिए मुश्किलात और भी बढ़ेंगी जेल में बैठे? देखिए, इमरान खान के साथ वही मसला है जो बाकी दूसरी सियासी पार्टियों के साथ है कि उन्होंने मुतबादिल क़यादत कोई पैदा नहीं होने दी। सिर्फ एक ही बंदा है इमरान खान, इसके बाद सारे जो हैं वो दूसरे तीसरे दर्जे के लीडर हैं। जबकि मगरबी दुनिया की जमहूरियत में हर सियासी पार्टी जो है उसके अंदर वो मुतबादिल क़यादत की फिक्रमंद नहीं होते। वो अपने साथ एक मुतबादिल क़यादत खड़ी करते हैं, पूरी एक टीम खड़ी करते हैं जो उस पॉलिसी को लेके चलती है जो उस सियासी पार्टी की पॉलिसी हो। हमारे साथ हमेशा ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये रहा है। इमरान खान नया बंदा पॉलिटिक्स में आया था, उसने भी वही रास्ता इख्तियार किया, एक उसी के नाम की डिग्री चलती है। और वो जेल में है तो आपस के अंदर, पार्टी के अंदर जो दूसरे दर्जे की क़यादत होनी चाहिए वो सब आपस से बटे हुए हैं, एक दूसरे के बाद खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नुकसान जो है वो पार्टी को पहुंच रहा है। और जो इमरान खान को दबाना चाहते हैं उनको उसका फायदा हासिल हो रहा है। वो ये तमाशा देख रहे हैं कि हाँ जी पार्टी खुद ब खुद खत्म हो रही है, हमारी पॉलिसी इनके साथ कामयाब जा रही है। इसलिए आजकल जो इमरान खान पर पाबंदी लगी हुई है मुलाकातों वगैरह पे, उसकी वजह ये कॉन्फ्रेंस थी कि भाई इनका इकट्ठ ना हो, तो ये डी चौक की तरफ मुजाहरे वगैरह ना कर सके। अब ये कॉन्फ्रेंस आज खत्म हो जाएगी तो कल से सब कुछ खुल जाएगा, तो इमरान खान की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। ये कोई ऐसा बड़ा फिगर रहा नहीं है हुकूमत के पास। अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इसके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने अपने काफी पाँव जो है फैला लिए हैं, मजबूत कर लिए हुए हैं, इसलिए वो इमरान खान को ऐसा खतरा समझते नहीं है। तो ये मौलाना साहब भी राजी हो गई हैं, अब तो वो कहते हैं जी मैं भी जो वो आइन में तब्दीली है उसमें हिस्सा ले लूंगा। तो पहले तो बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि मौलाना साहब ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। देखिए, मौलाना साहब का कारनामा कोई अंजाम नहीं दिया। मौलाना साहब, मैंने आपसे आप ही के प्रोग्राम में बात की थी कि मौलाना बदला ले रहा है नून लीग से और पीपल्स पार्टी से कि इंतखाबात के बाद उनको घास नहीं डाली गई, क्योंकि वो सीटें हार गए थे, वो पशीन से जाके बेचारे जीते हैं, उनकी पार्टी ने 5 सीटें ली हैं। तो इसलिए, और सारी तहरीक क्योंकि मौलाना के सर पर शुरू की गई थी, इमरान खान को हटाने की तमाम जलसे वगैरह ऑर्गेनाइज जो है वो GUI ने किए थे। और जब इनको फल मिला है, जब इनको हुकूमत मिली है, इन्होंने मौलाना को लिफ्ट नहीं करवाई, तो मौलाना ने उसका बदला जो है इनको लिया है, इनको जरा हिलाया है। वरना मौलाना साहब उसी तरह हो जाएंगे जिधर से मौलाना को कुछ मिलेगा, और तहरीके इंसाफ कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, ना अब है ना आइंदा को मुस्तकबिल करीब में नजर आती है। इसलिए मौलाना ने बाहर बेनिफिट उठाना है लोगों से, लेकिन अपनी बात रख के अब वो झुकाव का इजहार कर रहे हैं कि भाई एक दफा ना करवा दी अपनी बात को, जिस तारीख को चाहते थे पास हो, मैंने नहीं पास होने दी, अब दूसरी तारीख जो है उसके ऊपर मौलाना यकीनन साथ दे देंगे और पास हो जाएगी ये तारीख जो बजाय
तजिया निकाल के बता रहे हैं। हाँ साहब, ये बताइए, एक जो लाहौर में वाकया पेश आया है, एक बच्ची का मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि हुआ है। क्या देखते हैं आपके, कौन ठीक बोल रहा है? मैं समझ, ये सब सब सोशल मीडिया की वो है। आपको पता है पाकिस्तान में मॉब इकट्ठा करना कोई मसला नहीं रहा, और इसी तरह कोई अफवाह उड़ा दो, कोई बात कर दो, कुछ सब कुछ वाकया हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसको इतना बड़ा वाकया बना देना, ये वहां की एक कल्चर बन गया हुआ है पाकिस्तान का, खसूसन पंजाब का। आप यहाँ भी देख लें, जर्मनी के अंदर 12 तारीख से 2 बच्चियां गायब हैं, 14 साल की और 15 साल की, और उस वक्त तो कोई इतना बड़ा हंगामा नहीं बना हुआ, पुलिस लगी हुई है ढूंढने के लिए, लोगों से भी जो राब्ते कर रही है, जहां जहां वो जाती थी, जहां जहां गई है, लेकिन किसी ने उसको, ये भी मतलब कहने वालों ने कहा है कि जिन बंदों के नाम आए जिनको उन्होंने अगवा, हो सकता है इन्होंने अगवा करवा दिया हो, तो वो पुलिस उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा हंगामा बर्पा नहीं है। पाकिस्तान में हर बात को हंगामा बना दिया जाता है। हाँ साहब, जर्मन पुलिस, अब FIA की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, बात सामने आ जाएगी। अच्छा, जर्मन पुलिस का तो आपको पता है कि ये तो एक नीति के साथ खिदमत में लगी होती है। हमारी पुलिस के तो आपके इल्म में क्या हालात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आके इंक्वायरी नहीं की जा रही, पहले कोई उसका पता तो करो अच्छी तरह, फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, और लोगों को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद होता है, इतनी क्या जल्दी होती है? आज मैं कहता हूँ यही है ना, ये हमारा कल्चर बन गया है कि थोड़ी सी बात को जितना फैला सकते हैं उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, इसको बगैर उसके नताइज पर गौर किए हुए कि भाई इसके सोसाइटी पे क्या नताइज मरतब होंगे। एक चीज को लेके तो फटाफट मार्केट में आके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाती है, मुजाहरे भी शुरू हो जाते हैं, मारधाड़ भी शुरू हो जाती है, इल्जाम तराशें भी शुरू हो जाती है। होना तो ये चाहिए कि इन पे FIR दर्ज हो और हुकूमती कार्रवाई जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाए, उसके शुरू होने से पहले पहले इतना कुछ मुजाहरे वगैरह शुरू हो जाते हैं कि बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए, एक इस वक्त आपके सामने भी पोस्ट आई होगी जो न्यूयॉर्क से जारी की गई है कि 28 अक्टूबर तक जो अहमदी हैं उनकी जो मसाजिद हैं या जो कब्रें हैं, वहाँ से जिस तरह ला इलाहा लिखा हुआ है या बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है या कुरान की आयत है, इनको अगर ख़त्म ना किया गया तो हम खुद निकलेंगे। शायद आपके इल्म में भी ये खबर आई हो, तो यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही? देखें, ये खतरा तो हर तरफ मौजूद है, और जो वक्त गुजर है ये चीज बढ़ रही है। जब से TLP वाले ज्यादा बेकाबू हुए हैं और उनकी दहशत फैली है पंजाब हुकूमत के ऊपर, उस वक्त से ज्यादा खुलकर सामने आ गए। पहले इक्का दुक्का वाकयात होते थे, और लेकिन अब यह है कि हर जगह TLP ज्यादा मुतहरक हो गई है। अब इसका सद्देबाब जो है वो पंजाब हुकूमत को ही कर रहे हैं, और पंजाब हुकूमत जो है इस तरफ से अभी तक कोई टास्क नहीं हो रही, जिसका नुकसान जो है वो आखिर उनको टाइम तो चलो आप मीनारे गिरा देंगे, मस्जिदों के ऊपर से मिटा देंगे कलमे वगैरह, अब तक जहाँ भी मिटाए हैं लोग सब्र कर गए हैं। आइंदा भी अगर ऐसे वाकयात होंगे, सब्र के अलावा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास अभी तक, सवाए से खुदा के हजूर फिरियादारी करें, वरना ना तो हमें हुकूमत से उम्मीद है, ना हमें वहाँ की अदालतों से जो वहाँ इंसाफ का सवाल ये है, हाँ सर, सवाल ये कि उसके बाद आराम से सुकून आ जाएगा सबको, अगर फर्ज करें एक कलमा वहां से मिटा देते हैं, ये खुद जाके या मीनार है वो गिरा देते हैं, तो उसके बाद आराम से बैठ। अवाम की अक्सरियत को इस चीज से कोई गरज नहीं है, न वो इनका साथ है। ये सिर्फ चंद शरपसंद मौलवी हजरात हैं, ये शरपसंद तंजीमें हैं एक दो, जो बहुत ज्यादा खुलकर हमारे सामने आती हैं। तहरीक इंसाफ है, ये तहरीक लब्बैक की अब आ गई, उसमें शामिल हो गई है, वरना आम आदमी को तो इससे गिराएं या ना गिराएं को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि इन दो की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये हमारी तो हमें छोड़कर हुकूमत पंजाब को ये सोचना चाहिए कि उससे मुल्क का क्या नुकसान होता है। जितने इतने वाकयात बढ़ेंगे उससे सरमायाकारी नहीं होगी, लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बात कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनमें शेल भी शामिल है,
वो अपना सरमाया बेच के पाकिस्तान से रुखसत हो गई है। पीछे आप ही के प्रोग्राम में मैंने वो इस पढ़ के सुनाई थी कि जिन जो इन्वेस्टमेंट कंपनी छोड़ के चली गई मुझसे, तो जाहिर है कि मुल्क और कमजोर होगा और अपने मुल्क को मतलब इन खतरात से जो इन ऐसी हदों से जो खतरात है उससे बचाने के लिए ही पूरे पंजाब को होश लेने चाहिए, होश लेने चाहिए और इन ऐसे शर्तनासर को रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। नाज़रीन, एक तरफ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ पंजाब में अमन नहीं है, सुकून नहीं है। समझ नहीं आती कि इसका क्या फ़ायदा होगा। जिस तरह अभी खान साहब की हर बात पे आपने गौर किया कि वो यही कह रहे कि पाकिस्तान में जब तक जो कारोबारी शख्सियत नहीं आएंगे, बाहर से पैसा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो सकती। और कोई भी बंदा, मैं हूँ, आप है, कोई भी है, उस वक्त तक पैसा नहीं लगाएगा जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि ये एक महफूज मुल्क है, यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। बंदा शंदा मारना तो पाकिस्तान में मामूली केस है, आपके इल्म में है, कब्जा करना मामूली केस है। तो जिस मुल्क की ये हालत हो, ये जो मैंने मजहबी बात की थी अहमदियों की, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।